हेलो स्टूडेंट, कल जो है हमने बलवन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? बलवन। बलवन जो है सल्तनत काल का बहुत ही शक्तिशाली शासक था और उसने जो है दिल्ली सल्तनत का बहुत ही अच्छी तरह से संगठन किया था। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसको जो है इसका वार्षिक संस्थान कहा जाता है। लेकिन बलवन ने जो है इसको सिस्टमैटिक किया। जो भी उसने जीता था वो सबको सिस्टमैटिक करके सारी व्यवस्थाएं की और अपने जीवन को उन्होंने ऐसे ढाला कि जो है सल्तनत काफी लंबे समय तक बने रहे, है ना। और सब लोग जो है उसका अनुकरण करने वाले अपने आचार विचार में जो है उसकी तरह ही बने रहे और उसके जो उत्तराधिकारी है वो भी उसी के विचारों का फॉलो करें और आने वाले जो शासक है वो मेरे से भी बेहतर हो। तो उसने इसके लिए प्रयास भी किया, ठीक है। और उसका जो उन्होंने अपने दिमाग में जो जिसको उत्तराधिकारी डिसाइड कर रखा था वो था महमूद। कौन था? महमूद, जो उसका पुत्र था। बलवन का जो पुत्र था उसको डिसाइड कर रखा था और वो योग्य भी था कि मेरे मरने के बाद में जो है मैं महमूद को जो है उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन नीति को कुछ और स्वीकार होता है और जब 1287 ईस्वी में जब मंगोलों के आक्रमण का सामना करते हुए महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जो है फिर भी वो आशा नहीं छोड़ता है और वो प्रयास करता है कि अपना जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था बुगरा का। क्या नाम था? बुगरा का। वो उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करने का प्रयास करता है। तो बुगरा का जो उस समय लखनऊ का गवर्नर था, लखनऊ जो बंगाल की राजधानी थी, वहां से उसको बुलाता है बुगरा का को और दिल्ली में जो है अपने साथ रखता है ताकि उसका थोड़ा प्रशिक्षण हो जाए। सुल्तान बनने से पहले उसका थोड़ा प्रशिक्षण हो जाए। लेकिन बुगरा का जो है अपने पिता के कठोर व्यवहार के कारण, उसका पिता जो था थोड़ा व्यवहार आचार विचार में कठोर था, हर चीज में जो है वो सिस्टमैटिक मतलब जीवन जीता था और दूसरों से आशा करता था कि वो भी उसकी तरह जिए। तो वो जो उनके कठोर आचार विचार से जो उनकी जो दिनचर्या थी उससे परेशान होकर वो वापस लखनऊ चला गया। उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं बनना दिल्ली का सुल्तान, ऐसे थोड़ी है तो परेशान हो जाऊंगा मैं, है ना। पापा कहते हैं सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो, है ना, ऐसे तो परेशान हो जाऊंगा। तो वो जो है कहां चला जाता है? लखनऊ चला जाता है। अब उसकी आशा फिर जो है धूमिल हो जाती है। लेकिन फिर बाद में जो है अपनी मृत्यु से पुत्र वो क्या करता है, जो मोहम्मद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था, योग्य बेटा था, उसका पुत्र जो के खुसरो और बलवन का जो पुत्र था उसको वो अपना उत्तराधिकारी निश्चित करता है। किसको करता है? के खुसरो को। किसको करता है? के खुसरो। पहले बुगरा खान करता है, बुगरा खान कहां भाग जाता है? लखनऊ भाग जाता है, ठीक है। और फिर बाद में वो किसको नियुक्त करता है? के खुसरो को। के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसकी मृत्यु के बाद के खुसरो को जो है सुल्तान नहीं बनाया जाता है। के खुसरो सुल्तान नहीं बनाया जाता है। और क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि जो फखरुद्दीन जो था दिल्ली कोतवाल था जिसकी बलवन बहुत मानता था, इज्जत करता था, और फखरुद्दीन एक षड्यंत्र के तहत जो है के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना के भेज देता है। कहां का सूबेदार बना के भेज देता है? मुल्तान का सूबेदार बना के भेज देता है। और बुगरा खान का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? केकुबार। क्या नाम था? केकुबार को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। अब बात आती है कि उसने के खुसरो को उत्तराधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया? तो फखरुद्दीन और मुहम्मद जब वो जीवित था, है ना, उसके बीच में अनबन थी और उसने इसी का जो है बदला लिया और उसके पुत्र के खुसरो को नवाब बना के किसको बनाया? केकुबार किसका पुत्र था? बुगरा खान कहां का शासक था? बंगाल का, ठीक है। हालांकि शासक किसको बनना चाहिए? बुगरा खान, क्योंकि बुगरा खान क्या था? बलवन का पुत्र था। पुत्र के रहते जब पोता शासक बनना है उचित थोड़ी है। लेकिन बुगरा खान जो है बंगाल से मतलब संतुष्ट रहता है। किससे संतुष्ट रहता है? बंगाल से संतुष्ट रहता है और वो जो है अपने पुत्र केकुबार को सुल्तान बनने देता है, ठीक है। तो केकुबार शासक बन जाता है, ठीक है। अब केकुबार जो था, बलवन का पोता था, बुगरा खान का पुत्र था। बलवन का पोता था, बुगरा खान का पुत्र था। अब ये भी जो है अपने दादा के अंडर में रहा। दादा कौन था? बलवन। दादा के अंडर में रहा। दादा ने जैसे चाहा उनको उनकी परवरिश की।
केकुबाद जब सुल्तान बना था तब 16-17 साल का था, किशोर था, है ना। और तब तक उसने न तो किसी सुंदर युवती का मुख देखा था, न जो है मतलब जो है शराब को कभी छुआ था, मतलब बिल्कुल अनटच आदमी था, बिल्कुल ये जानता ही नहीं था इस चीजों के बारे में। लेकिन जब वो सुल्तान बना और जब चारों तरफ उसने सुंदर युवतियां देखी, शराब देखी, मदिरा देखी, सब चीजें, तो वो देखा अरे वाह यार लाइफ तो ये है ना। इतने दिन तो दादा के अंडर में रह के उसने जिंदगी में कुछ ही नहीं किया, इतने दिन तो दादा के अंडर में रह के उसने कुछ ही नहीं किया, और फिर बाद में वो एकदम से बैठ जाता है और सारा का सारा समय अपना जो है भोगविलास में जो है व्यतीत करना शुरू कर देता है। उसने कहा कि मेरे को दिल्ली का शासन तो संभालो, है ना। और उसने दिल्ली का जो वास्तविक शासक जो संभालने लग गया था, फखरुद्दीन संभालता था पहले, फिर बाद में उसका जो दामाद था निजामुद्दीन, फखरुद्दीन का दामाद था निजामुद्दीन, वो जो है क्या बन जाता है, नायब बन जाता है, नायब मालिक का शॉर्ट रूप में नायब कहते हैं, नायब बन जाता है उसका, और सारा सारा शासन जो है वो संभालने लग जाता है निजामुद्दीन, जो फखरुद्दीन का दामाद होता है। और ये क्या करता है केकुबाद ने ये दिल्ली से थोड़ी दूर किलखोरी जो यमुना के तट पर है, वहां पर जो है वो आपके एक किला बना लेता है, और उसने कहा कि मेरे को तो छोड़ो मत, है ना, ठहरानो का काम जाना है ना, आप जानो और आपका काम जाने, मेरे को जो है ये किलखोरी में यमुना के तट पर आराम से दारू की पार्टी कर दो, और माया मतलब जो है ऐसे जो है मतलब जो है आपके जो युवतियां होती थी वहां पर जो है स्मरण करता था, ठीक। किलखोरी में कहां पर कर रहा था, किलखोरी में। और साथ कौन संभाल रहा था, निजामुद्दीन। वो तो जो है पहले तो बच्चा था, 16-17 साल तो उसने कुछ नहीं देखा था, फिर बाद में जो उसकी जो एक तो पहले जो है पूर्ण नियंत्रण की जिंदगी जी रहा था, एक जो पूर्ण सत्ता की जिंदगी जी रहा था, उसके बीच में वो सामंजस्य नहीं बैठा पाया, और जो है वो अनियंत्रित हो गया, और उसने जो है एक अलग ही किला बना लिया बिल्कुल दिल्ली यमुना तट पर, और वहां पर ऐसा करने लगे, और साथ सत्ता को संभालने लग गया, निजामुद्दीन संभालने लग गया, ठीक है। अब निजामुद्दीन जैसे जाता वैसे करता, ठीक है। तभी जो बुगरा था इसका पिता था, ठीक है। बुगरा का कहां का हुआ था, बंगाल का। जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा जो है मतलब जो है बिना जिम्मेदारी का कार्य कर रहा है ना, अलग से उसने किला बना लिया है ना, वहां ऐसा काम कर रहा है, संस्था कोई दूसरा संभाल रहा है, तो पिता ने जो है चाहा कि वो उसको समझा के आए, तो वो जो है वहां से चलता है लखनऊ से, और अपने पुत्र को समझाने के लिए आता है। लेकिन ये जो निजामुद्दीन होता है वो कहता है कि तेरा बाप जो आ रहा है, तेरा पिता आ रहा है, वो तेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है ना। तो फिर बाद में केकुबाद भी जो है दिल्ली से रवाना होता है, और जो है वो आपके उसको युद्ध करने के लिए आता है, जबकि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, बुगरा खां का उसको समझाने का, जबकि वो ये निजामुद्दीन जो है पिता और पुत्र में जंग करवाने के लिए उसको उकसाता है, और उसको कहता है कि तेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, और इसलिए जो आप सेना लेके चलो, ठीक है। तो निजामुद्दीन, लेकिन ये जो केकुबाद को पता ही पिता इतना नहीं है कि मेरे ऊपर आक्रमण करे, कि नहीं साहब वो तो आक्रमण करने के लिए आ रहा है, नहीं मानो तो कुछ शर्तें रख लो उसके सामने, वो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो आप देख लेना। तो उसने कहा कि भाई जो भी बंगाल का जो बुगरा खां है वो आएगा, अगर ऐसे बिना युद्ध लड़े अगर वो मिलना चाहता है, वो तो कहता है मैं मिलना चाह रहा हूँ, और वो कहता है कि नहीं मिलने के लिए नहीं आ रहा है, वो लड़ने के लिए आ रहा है। तो इस बात को कीले करने के लिए उसने क्या कहा निजामुद्दीन ने कि आप तो ऐसे करो, कुछ ऐसे कंडीशन रख दो उसके सामने, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो लड़ने के लिए आ रहा है या मिलने के लिए आ रहा है। तो उसने क्या कहा, निजामुद्दीन ने उनके सामने शर्तें लगाई कि आप जो सुल्तान के सामने जो जमीन पोस्ट और है ना, और वो जो सिजदा वो करोगे ना, तब हम मानेंगे कि आप लड़ने के लिए नहीं आए। अब जैसे वो बाप था, हालांकि वो सुल्तान था, लेकिन एक बाप जो है अपने बेटे के सामने जो है सिजदा वगैरह करेगा, उसके पैर चूमेगा, तो ये भी थोड़ा गलत होगा। और अगर वो सुल्तान है, बेटा छोटा भी हो, तो उसके सामने करना भी वाजिब होता है। लेकिन वो बुगरा खां इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। बुगरा खां क्या करता है, इस शर्त को स्वीकार कर लेता है, और अपने बेटे की जो भी औपचारिकता करनी होती है वो करता है। फिर बाद में जो है इसको केकुबाद को जो है अपनी गलती का एहसास होता है, ये अपने पिता के पैरों में गिर जाता है कि पापा मैंने तो जो है आपके साथ ऐसा किया, मतलब ये निजामुद्दीन के कहने पर जो है मैंने सोचा कि आप मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हो, इसलिए मैंने आपके सामने ऐसी शर्तें रखी, और मैंने बेटा होकर बाप से जो है अपने पैर चुमवाए, है ना। तो ऐसे गलती की। फिर बाद में दोनों के बीच में जो है बातचीत होती है, और बुगरा खां को समझाता है कि बेटा ऐसे मत कर, हाँ, जो विलास का जीवन मजी, है ना, जिम्मेदारी पूर्ण कार्य की,
कर और जो ये निजामुद्दीन जो है ना ये तेरे को खराब कर रहा है, तू इससे छुटकारा पा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है पापा मैं ना मतलब जो है आपके कई अनुसार मैं कार्य करूंगा। फिर बाद में वहां से वो जो है दोनों के बीच में जो मुलाकात होती है वो अयोध्या में होती है। कहां पर होती है? अयोध्या में। स्वामी पूछने जाता है अयोध्या में। और इसी मुलाकात का वर्णन जो है आपको अमीर खुसरो की जो किताब है किरान उस आते हैं उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये मुलाकात हो जाती है। वो जो है केकुबाद दिल्ली चला जाता है और आपके ये क्या बात मुगरा खान जो है आपके पास चला जाता है बंगाल चला जाता है। ठीक है, फिर बाद में ये केकुबाद वापस आकर थोड़ा टाइम के लिए श्राप वगैरह कम करता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो है कई बार अपने विलास लगा लेते हैं अपने जिंदगी में जो कुछ आते ऐसे लगा लेते हैं उनको छोड़ना मुश्किल होता है, मतलब असंभव हो जाता है कैसे छोड़ना, इसलिए लगाना ही नहीं चाहिए। अब जब केकुबाद ने लगा लिया, कुछ प्रयास भी किया छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाया। ठीक है, और बाद में जो है वो ज्यादा पीने लग गया, लेकिन उसने एक दिल्ली जाके एक कार्य जरूर किया कि उसने जो है निजामुद्दीन को मरवा दिया, निजामुद्दीन को जेल देके मरवा दिया। तो इस प्रकार जो मेन आदमी था जो संचालन कर रहा था उसको मरवा दिया। ठीक है, इसको निजामुद्दीन। अब निजामुद्दीन को मरवाने के बाद में जो है बाद में शासन सत्ता में मेन कौन हो गए? मलिक कच्छन और मलिक सुल्तान, मलिक कच्छन और मलिक सुल्तान, है ना। लेकिन ये भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, तो उसने जो है अपनी सेना की जिम्मेदारी एक दूसरे व्यक्ति को सौंपी, वो था जलालुद्दीन। कौन था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है खिलजी था, है ना, तुर्क मतलब प्योर तुर्क नहीं था, खिलजी था। वो जो है उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए जो है बलवान के टाइम नियुक्त किया गया था, है ना। और इस समय भी जो है उत्तर पश्चिमी जो है सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त था। तो उसने उसको बुलाया और भरन बुलंदशहर का जो है सूबेदार था उसको बुलाया और उसको आरिज ममालिक बनाया। आरिज ममालिक मतलब क्या होता है? सेना का प्रधान बनाया। ठीक है, और उसे शाइस्ता खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शाइस्ता खान की उपाधि दी। इसको जलालुद्दीन प्योर तुर्की नहीं था, है ना, लेकिन उसको महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, आरिज ममालिक और शाइस्ता खान की उपाधि दी जाती है। अब इससे क्या होता है कि ये जो मलिक कच्छन और मलिक सुल्तान ये नाराज हो जाते हैं। मलिक कच्छन और मलिक सुल्तान नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये तो प्योर तुर्की थे और ये जो है जलालुद्दीन प्योर तुर्की नहीं था। ठीक है, अब जब प्योर तुर्की लोगों के अमीरों से रहते हुए अगर एक गैर तुर्की के व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इनमें ईर्ष्या की भावना जाग गई। तो उन्होंने क्या किया कि इसको मरवाने का प्रयास किया, जलालुद्दीन को मरवाने का प्रयास किया। किसने? मलिक कच्छन और मलिक सुल्तान ने। और मलिक कच्छन ने जो है जलालुद्दीन को मारने का बीड़ा उठाया, लेकिन उसने प्लान भी बनाया इसके लिए, लेकिन जलालुद्दीन को इस चीज की पता चल जाती है, जलालुद्दीन को इस बात का पता चल जाता है और जो है वो उसको मारने से पहले इनका सफाया कर देता है, दोनों को मार देता है। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि ये जो केकुबाद है ये बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। तो ये शासन करने के लायक नहीं रहता है। तो कुछ तुर्की अमीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका जो पुत्र था केकुबाद का जो पुत्र था उसका नाम था क्यूमस। क्या नाम था? क्यूमस को जो है गद्दी पर बैठा देते हैं और मतलब ये संभालने वाला नहीं होता, 3 साल का बच्चा होता है, लेकिन ये जो दूसरे अमीर है उसका संरक्षक बन जाते हैं। लेकिन जलालुद्दीन बाद में इन दोनों को मार के शासन पर अधिकार कर लेता है और इसका वो क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। किसका? क्यूमस का। ठीक है, और इसी दौरान जो है एक खलजी सरदार क्या करता है? केकुबाद को पीट के लातों से मार देता है और उसको जो है उसी चद्दर पे लिपट के जो है यमुना नदी में फेंक देता है। ठीक है, फिर बाद में कुछ समय बाद जो है जलालुद्दीन क्यूमस को भी मार के 2-3 महीने बाद में शासन सत्ता पर अधिकार कर लेता है। शासन सत्ता पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और कब कर लेता है? 1290 में। तो इस प्रकार जो है क्यूमस की मौत हो जाती है, केकुबाद की मौत हो जाती है जो बलवान के उत्तराधिकारी थे, और इनकी मौत के बाद में शासक कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार एक जो काफी टाइम से जो हमने पढ़ा था 1206 में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और एक नया वंश जो शुरुआत हुई गुलाम वंश, उसका अंत होता है और एक नया वंश खिलजी वंश की शुरुआत होती है। अब जो है हम अगले चैप्टर में जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।